नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उनके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लखनपुर की ठंडी सुबह में जब शहर सोया था, तब किसी ने एक ऐसी गवाही दी जो किसी ने देखी नहीं, सिर्फ सुनी थी। पेश है जासूस अमन और उनके सहयोगी पिद्दू सिंह का अगला केस, अंधे गवाह की गवाही। लखनपुर की ठंडी सुबह थी। आसमान पर धुंध इस तरह तैर रही थी जैसे शहर किसी रहस्य की चादर में लिपटा हो। हमारे दफ्तर के बाहर चाय वाले की केतली से उठती भाप अंदर रखी अमन की मेज तक पहुंच रही थी। अमन हमेशा की तरह गहरे विचार में डूबा था। उसकी आदत थी, जब भी कोई पहेली हल करनी होती वह चाय पर चाय पीता चला जाता, जैसे हर घूंट के साथ किसी अदृश्य सूत्र को पकड़ने की कोशिश करता हो। मैं, पिद्दू सिंह, उसके ठीक सामने बैठा अखबार के पुराने पन्ने पलट रहा था। अमन, मैंने ऊंचे स्वर में कहा, कभी लगता है कि इस शहर में अब कोई दिलचस्प केस बचा ही नहीं। पिछले हफ्ते की चोरी का मामला तो बस पति पत्नी का नाटक निकला, और कल वाली हत्या शराबी का झगड़ा। अमन ने कप नीचे रखकर मेरी ओर देखा। रहस्य कहीं जाते नहीं पिद्दू, उसने शांत आवाज में कहा। बस वक्त आने का इंतजार करते हैं। इतना ही कहा था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 ठोस, बेचैन सी, ठक ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक पुलिस कांस्टेबल के साथ एक अधेड़ आदमी खड़ा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और सफेद छड़ी उसके हाथ में कांप रही थी। कांस्टेबल बोला, साहब, ये आदमी पिछले हफ्ते के हत्या केस का चश्मदीद गवाह है। मैंने हैरानी से कहा, पर ये तो। अमन ने मेरी बात काटी। हाँ, मैं देख रहा हूं, ये अंधा है। अंधे आदमी ने धीरे स्वर में कहा, मैं भले अंधा हूं साहब, पर जो मैंने सुना है वो शायद किसी देखने वाले ने नहीं सुना होगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन ने अपनी कुर्सी से थोड़ा झुककर उस आदमी को ध्यान से देखा, जैसे किसी किताब के पहले पन्ने पर छिपा रहस्य पढ़ रहा हो। अमन ने धीरे से पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? रामसुख, अंधे ने जवाब दिया। मैं लखनपुर रेलवे स्टेशन के पास चाय की टपरी चलाता हूँ। अमन ने अपनी उंगलियों से मेज पर हल्का सा ठक ठक किया, उसका पुराना इशारा कि दिमाग अब किसी गहरे तार को छूने वाला है। मैंने पूछा, आप उसी रात वहां थे जब चौकीदार की हत्या हुई? राम सुख ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ साहब, मैं रोज की तरह अपनी टपरी समेट रहा था। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। तभी मैंने स्टेशन के पीछे वाली दीवार के पास किसी के जूते की आवाज सुनी, भारी और जल्दबाजी भरी। फिर एक और आवाज, बिल्कुल उल्टी दिशा से, जो हल्की थी, जैसे कोई रबर के सोल वाले जूते पहनकर चल रहा हो। अमन की आंखों में हल्की चमक आई। 2 व्यक्ति, उसने बुदबुदाते हुए कहा, एक जल्दबाज और एक सावधान। रामसुख ने सिर झुकाया। फिर मैंने किसी के बोलने की आवाज सुनी। वो धीमे लेकिन बहुत गुस्से में था, तू भाग नहीं सकता। इसके बाद बस एक झटका हुआ और किसी चीज के गिरने की धप से आवाज आई। मैंने नोटबुक में लिखा, संघर्ष की आवाज। अमन उठकर खिड़की की तरफ गया, धुंध के पार झांकते हुए बोला, रामसुख, क्या तुम बता सकते हो कि वो गुस्से वाली आवाज कैसी थी? जवान, बूढ़ी, भारी या पतली?
रामसुख ने पल भर सोचा। भारी थी मगर थकी हुई, जैसे कोई आदमी बहुत समय से बोझ ढो रहा हो। लेकिन उस वक्त गुस्से में उसकी थकान गायब हो गई थी। अमन ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। पिद्दू, इस शहर में बोझ ढोने वाले कई हैं, पर गुस्से में बोलने का लहजा बहुत कम लोगों में इतना ठंडा होता है। पुलिस गलत दिशा में जा रही है। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब? अमन ने धीमे स्वर में कहा, जिसे वो शराबी का झगड़ा कह रहे हैं, वो एक सुनियोजित चाल थी, और इस अंधे ने जो सुना है वही इस चाल की पहली दरार है। कमरे में फिर से ठंडी खामोशी भर गई। अमन ने अपनी टोपी उठाई, कोट पहना और बोला, चलो पिद्दू, अब हमें लखनपुर स्टेशन देखना होगा, जहां किसी ने आंखों से नहीं, आवाज से अपराध रचा है। लखनपुर स्टेशन उस सुबह धुंध में लिपटा हुआ था। ट्रेन की सीटी दूर कहीं से गूंज रही थी और प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा में बासी चाय और लोहे की गंध तैर रही थी। अमन ने स्टेशन की दीवार के पास झुककर जमीन को गौर से देखा। पुलिस का काम खत्म हो चुका था, पर अमन की नजरें किसी बच्चे की तरह हर छोटे कण को परख रही थी। पिद्दू, उसने कहा, यहां देखो, दो पैरों के निशान हैं, एक का पंजा गहरा और दूसरे का हल्का। मैंने नीचे झुककर देखा। वाकई मिट्टी में दो निशान स्पष्ट थे। पहले वाले निशान में एड़ी गहरी धसी थी, जैसे भारी शरीर का आदमी भागा हो। वहीं दूसरा रबर के सोल जैसा हल्का और लगभग फिसलन भरा। अंधे की बात सच थी, अमन बुदबुदाया। एक आदमी भारी और जल्दबाज था, वहीं दूसरा चुपचाप पीछा कर रहा था। वो धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ा। दीवार के कोने पर पुरानी लाल ईंटों के बीच एक सफेद धागा फंसा था। अमन ने पिन से निकालकर उसे हथेली पर रखा। उसने कहा, रेशम, ये काले कपड़े से तो नहीं आया, किसी कोट या ओवरकोट का नहीं, बल्कि ये एक महिला के दुपट्टे का रेशम है। मैंने हैरानी से कहा, मतलब यहाँ कोई और भी थी? अमन ने हल्की मुस्कान दी। हर कहानी में तीसरा पात्र होता है पिद्दू, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबकी डोर उसी के हाथ में होती है। इतने में पास में खड़े दूसरे चाय वाले ने कहा, साहब, उस रात एक और बात थी। जब झगड़े की आवाज आई, उसने कुछ ही मिनट बाद कोई औरत दौड़ती हुई स्टेशन से बाहर गई थी। उसके पैर में खट खट की आवाज थी, जैसे हील वाले जूते। अमन ने उसकी ओर देखा। वो औरत कौन थी? पता नहीं साहब, चाय वाले ने कहा। बस इतना याद है कि उसके गले में कुछ चमक रहा था, शायद सुनहरी चैन। अमन ने टोपी ठीक की और धीमे स्वर में कहा, तो अब इस खेल के तीन खिलाड़ी हैं, एक मृत चौकीदार, एक भारी कदमों वाला आदमी और एक सुनहरी चैन पहनने वाली रहस्यमयी औरत। मैंने पूछा, और अब हम क्या करेंगे? अब, अमन ने कहा, हम उन आवाजों को दोबारा सुनेंगे। मैंने चौंक कर पूछा, आवाजों को? अमन बोला, हाँ पिद्दू, हर जगह का एक ध्वनि चित्र होता है। अगर हम उसी समय की परिस्थितियों को दोबारा बनाएं, तो हमें वो सब सुनाई दे सकता है जो आंखों से छूट गया हो। अमन ने अपनी जेब से छोटा सा उपकरण निकाला, एक पुराना ट्यूनिंग फोर्क और पॉकेट घड़ी। उसने दोनों को साथ रखकर घड़ी के सेकंड हैंड को देखा और बोला, यहीं इसी जगह किसी ने सच छुपाया है, और मैं उस सच की गूंज सुनना चाहता हूं। लखनपुर स्टेशन पर दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म के उस हिस्से में जहां पिछली रात एक हत्या हुई थी, अभी भी एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो हवा में अब भी कोई
अनकही आवाज तैर रही हो। अमन घुटनों के बल झुककर मिट्टी पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखें नहीं बल्कि कान काम कर रहे थे। कहीं दूर कोई ट्रेन की सीटी, किसी बच्चे का रोना और चाय वाले की केतली की सीटी, सब कुछ जैसे उसकी गणना का हिस्सा था। मैंने थोड़ा ऊब कर कहा, अमन, ये सब सुनकर तुम क्या पता लगाओगे? आवाजें तो हर वक्त आती ही रहती हैं। अमन ने बिना ऊपर देखे कहा, हर वक्त आती हैं पिद्दू, पर हर वक्त कुछ कहती नहीं। कल की रात की आवाजें कुछ कह रही थी, बस उन्हें दोबारा सुनने की जरूरत है। उसने अपनी जेब से एक छोटा उपकरण फिर से निकाला, पुराने जमाने का ट्यूनिंग फोर्क जिसकी धातु हल्की चमक रही थी। वो उसे जमीन पर रख कर बोला, जब ये कांपता है तो आसपास की दीवारों से टकराकर जो गूंज लौटती है वो मुझे बताती है कि यहाँ क्या बदला है, क्या टूटा, क्या गिरा और किस दिशा में। मैंने आश्चर्य से कहा, मतलब तुम ध्वनि से अपराध समझते हो? अमन मुस्कुराया, अंधा देखता नहीं है पर सुनता है, और अपराधी बोलता नहीं पर उसकी हर हरकत आवाज का काम करती है। वो दीवार के पास गया, फोर्क को धीरे से ठोंका और कान उसके पास ले जाकर बोला, यहां किसी चीज ने टकराया है। मैंने पास जाकर देखा, दीवार पर एक हल्की सी दरार थी, मानो किसी ने जोर से कुछ फेंका हो। अमन ने मिट्टी में हाथ डाला और कुछ निकाला, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा, सुनहरा रंग जिसके किनारों पर लाल धूल जमी थी। मैंने पूछा, यह क्या है? अमन ने कहा, यह औरत के गले की चैन का हिस्सा है जिसे उसने झगड़े के वक्त खो दिया। मतलब वो औरत भी वही थी? सिर्फ थी नहीं पिद्दू, वो इस पूरी कहानी की धुरी है। अमन उठा और स्टेशन मास्टर की ओर गया। मुझे उस रात की ट्रेन की टाइमिंग चाहिए, 10 से 11 के बीच। स्टेशन मास्टर ने रजिस्टर खोलकर कहा, जी, 10:55 पर मालगाड़ी नंबर 90 गुजरी थी और 10:42 पर सहरिया लोकल रुकी थी। अमन ने नोट किया, तो संघर्ष मालगाड़ी की आवाज के दौरान हुआ होगा, क्योंकि किसी ने उस वक्त कुछ नहीं सुना सिवाय उस अंधे रामसुख के, जो आवाजों की परतें अलग अलग सुन सकता था। मैंने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? अमन ने घड़ी देखी, रात के 10:35 पर हम फिर से यहीं लौटेंगे। वही समय, वही हवा, वही दिशा। मैं जानना चाहता हूं कि वो झगड़ा आखिर हुआ कैसे। रात आई। लखनपुर स्टेशन लगभग सुनसान था, बस एक लालटेन जल रही थी और ठंडी हवा के झोंके में उसकी लौ कांप रही थी। अमन ने जगह तय की, यहाँ रामसुख था, वहां चौकीदार, और इधर दीवार के पीछे कोई छिपा था। वो धीरे से बोला, अब मालगाड़ी के गुजरने तक चुप रहो पिद्दू। ट्रेन की सीटी बजी और तभी अमन ने तेज आवाज में कहा, तू भाग नहीं सकता। उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। गूंज की दिशा से अमन ने इशारा किया, यहीं से भारी कदमों की आवाज आई थी। वो आगे बढ़ा, कदम गिने और अचानक रुक गया। यहाँ उसने मिट्टी हटाई और अंदर से निकली एक चाबी जिस पर खुदा था, SK&CO। मैंने पूछा, ये क्या है? एक ताले की चाबी, अमन बोला, पर यह ताला किसी दरवाजे का नहीं, किसी रहस्य का है। रात के 11 बज चुके थे। हम दोनों लखनपुर स्टेशन से लौटकर सीधे अमन के दफ्तर पहुंचे। कमरे की खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और गैस लैंप की लौ हिल रही थी। अमन ने वह चाबी मेज पर रखी और
अपने पाइप में तंबाकू भरते हुए बोला, पिद्दू, किसी भी अपराध की गुत्थी में 3 बातें सबसे जरूरी होती है, मकसद, मौका और माध्यम। यह चाबी मुझे माध्यम लग रही है। मैंने उत्सुकता से पूछा, पर एसके एंड सीओ का मतलब क्या है? अमन ने चाबी को आवर्धक कांच से देखा। काफी पुरानी बनी है और धातु का रंग बताता है कि यह औद्योगिक उपयोग की है, यानी किसी गोदाम, कारखाने या ट्रंक की। लखनपुर में ऐसे सिर्फ 3 जगहें हैं जहां इस तरह की चाबी इस्तेमाल होती है। कौन कौन सी? अमन ने उंगलियां गिनी। 1, पुराना रेलवेयर गोदाम। 2, सहारिया काटन मिल। 3, और सबसे दिलचस्प, एसके एंड सीओ, यानी सेठ किशोरीलाल एंड कंपनी, जो 5 साल पहले बंद हो चुकी है। मैंने अचंभित होते हुए कहा, मतलब वही नाम? अमन ने पाइप का कश खींचते हुए कहा, हाँ, और किसी भी बंद जगह में रहस्य जीवित रहता है पिद्दू। चलो देखते हैं सेठ किशोरीलाल की कंपनी अब कैसी दिखती है। रात गहरी हो चली थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और पुरानी फैक्ट्री का रास्ता सुनसान पड़ा था। चारों तरफ जंग लगे बोर्ड और टूटी दीवारें। अंदर घुसते ही लोहे की बदबू और पुरानी धूल की गंध ने वातावरण को भारी बना दिया। अमन ने लालटेन जलाते हुए कहा, पांव संभाल कर रखना, यहाँ हर चीज खुद में ही एक सबूत है। हम दोनों धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़े। दीवार पर फीके अक्षरों में लिखा था, SK&CO, लखनपुर इंडस्ट्रियल सप्लाईज। अमन ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। अब देखते हैं ये ताला किसे खोलता है। दीवार के किनारे पर एक पुराना लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लगे बोल्ट जमे थे। अमन ने चाबी डाली। टक, चाबी घूमी और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य अजीब था। धूल जमी अलमारियां, फटे कागज और दीवार पर टंगा एक पुराना लेजर रजिस्टर। अमन ने उसे सावधानी से खोला। उसमें दर्ज थे कुछ पुराने एंट्रीज, कच्चे माल की ढुलाई, भुगतान की रसीदें और एक नाम बार बार लिखा हुआ था, चौकीदार रमेश प्रसाद। मैंने कहा, ये तो वही है जिसकी हत्या हुई थी। अमन ने शांत स्वर में कहा, सही, यानी वह इस कंपनी में काम करता था। और देखो, आखिरी एंट्री उसी के नाम पर है, भुगतान 20,000 रुपए, गोपनीय माल की डिलीवरी। मैंने चौंक कर कहा, गोपनीय माल? अमन ने सिर हिलाया, माल नहीं, शायद राज। वो कमरे के कोने में गया और अपनी छड़ी से फर्श ठोकी। ठक ठक, यहाँ कुछ खोखला है। उसने फर्श की एक पटिया उठाई। नीचे एक लकड़ी का बक्सा छिपा था। बक्से पर वही निशान, SK&CO। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो चाबी ने अपना काम दिखा दिया। चाबी ताले में घुसी, एक क्लिक की आवाज आई और ढक्कन खुला। अंदर रखा था कई पुराने कागज, एक टूटी सोने की चेन और एक फोटोग्राफ जिसमें चौकीदार रमेश, एक महिला और एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली और कहा, वो औरत तो वही है जिसके बारे में रामसुख ने कहा था। अमन ने फोटो को गौर से देखा। और ये आदमी, ये सेठ किशोर लाल नहीं, बल्कि उसका साझेदार सुरेंद्र खन्ना है, जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड से कभी दर्ज ही नहीं हुआ। वो धीमे स्वर में बोला, अब कहानी का एक सिरा साफ हो गया है। कंपनी बंद नहीं हुई थी पिद्दू, उसे बंद करवाया गया था।
क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे छिपाने के लिए एक अंधे गवाह की आवाज़ भी खतरा बन गई थी। बक्से से निकले उस पुराने फोटोग्राफ को अमन ने गैस लैंप की मध्यम रोशनी में उठाया। तीनों चेहरे साफ दिख रहे थे। मृत चौकीदार रमेश, वो रहस्यमयी औरत जिसकी चैन टूटी थी, और पीछे खड़ा ठंडी नजरों से मुस्कुराता आदमी सुरेंद्र खन्ना। मैंने धीरे से कहा, अमन, अगर रमेश यहाँ चौकीदार था तो उस औरत का क्या काम था? अमन ने फोटो को उलट पलट कर देखा। पीछे धुंधले अक्षरों में लिखा था, SK&CO लखनपुर उद्घाटन दिवस 2015। यानी यह महिला शायद उस समय किसी अहम पद पर थी, अमन ने कहा, या फिर कंपनी के मालिक की नज़दीकी। मैंने कहा, मगर अब तो ये कंपनी 5 साल से बंद है। अमन ने शांत स्वर में कहा, कंपनियां बंद होती हैं, रिश्ते नहीं पिद्दू। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे विचारों की परतें छान रहा हो। फिर अचानक से बोला, चलो सुरेंद्र खन्ना के घर चले। अगली सुबह हम सुरेंद्र खन्ना के बंगले की ओर निकलते हैं। बंगला शहर के बाहरी इलाके में था। ऊंची दीवारें, भारी गेट और बाहर एक पुराना दरबान। दरवाजे पर ही अमन ने पूछा, खन्ना साहब घर पर हैं क्या? दरबान ने कहा, जी साहब 2 दिन से बीमार हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। अमन मुस्कुराया, हम डॉक्टर नहीं, पुराने कारोबारी साथी हैं। थोड़ा झिझक के बाद दरबान ने दरवाज़ा खोला। अंदर की हवा में अजीब सी गंध थी, दवा, धूल और डर की मिलीजुली गंध। हम लिविंग रूम में पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान, पर होठों पर वही ठंडी मुस्कान। सुरेंद्र खन्ना? अमन ने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूं। आप लोग कौन हैं? अमन ने कुर्सी खींची। जासूस अमन, आपके पुराने चौकीदार रमेश की हत्या के मामले में मैं आया हूं। खन्ना के चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी कांपी। मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। अमन ने फोटो टेबल पर रख दी। सच? फोटो देखते ही खन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तस्वीर कहाँ से मिली आपको? वहीं से जहां से आपकी कंपनी का रहस्य मिला, SK&CO के पुराने गोदाम से। अमन ने शांत स्वर में कहा। खन्ना कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो सब पुराना किस्सा है मिस्टर अमन। उस औरत का नाम नीलम है। वो मेरे पार्टनर सेठ किशोर लाल की पत्नी थी। मैंने कहा, पत्नी? हाँ, खन्ना ने कहा, पर रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए थे। नीलम और किशोर लाल के बीच मनमुटाव था, और नीलम अक्सर कंपनी के कामों में मेरी मदद करती थी। अमन ने तुरंत बीच में टोका, मदद या कुछ और? खन्ना ने गहरी सांस ली। शायद कुछ और। वो आगे बोला, नीलम बहुत महत्वाकांक्षी थी। किशोर लाल ने कंपनी उसके नाम ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया, और एक दिन वो अचानक गायब हो गई। फिर किशोर लाल भी कुछ ही महीनों में मर गया, हार्ट अटैक से। अमन की आंखें सिकुड़ी। और तब आपने कंपनी अपने नाम कर ली? खन्ना ने धीमे से कहा, हाँ। अमन ने कहा, लेकिन 5 साल पहले आपने भी कंपनी बंद कर दी, ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त रमेश। खन्ना रुक गया। अमन ने तीखी नज़र से देखा। बोलिए बोलिए, खन्ना ने कांपते स्वर में कहा। रमेश ने धमकी दी थी कि वो सच्चाई उजागर कर देगा। कहता था कि उसने नीलम और मेरे बीच के रिश्ते देखे हैं, और ये भी
कि किशोर लाल की मौत हार्ट अटैक नहीं थी, बल्कि बल्कि खन्ना की आवाज़ टूट गई। बल्कि जहर था। कमरे में अब सन्नाटा छा गया था। घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। अमन ने धीरे से कहा, तो आपने रमेश को मार डाला? खन्ना की आंखों में डर उतर आया। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो उस रात अपने घर पर ही था, पर किसी ने मेरे नाम पर सबूत छोड़े ताकि मैं फंस जाऊं। अमन पीछे झुका और बोला, किसी ने? या किसी ने फिर लौट कर बदला लिया? खन्ना ने सिर उठाया। क्या मतलब? अमन ने कहा, मतलब ये कि जो औरत 5 साल पहले गायब हुई थी वो आज भी तो जिंदा हो सकती है। मैंने कहा, पर अमन, वो औरत तो गायब थी ना? अमन ने कहा, गायब नहीं पिद्दू, वो छिपी थी और अब वही किसी को मार रही है। सुबह का वक्त था। लखनपुर के आसमान में हल्की धुंध थी और अमन की मेज पर रखी चाय से भाप उठ रही थी, ठीक वैसी जैसी हर रहस्य खुलने से पहले उठती है। जासूस अमन ने अपनी कप से एक चुस्की ली और कहा, पिद्दू, हर अपराधी अपने पीछे 2 चीजें छोड़ता है, एक निशान और दूसरा डर। मुझे अब उस औरत का डर पकड़ना है। मैंने नोट्स पलटते हुए कहा, मतलब नीलम? हाँ, अमन ने धीरे से कहा, वो औरत जो सबकी नजर में मर चुकी है पर असल में छाया बनकर जिंदा है। अमन ने पुलिस रिकॉर्ड मंगवाए। नीलम के गुम होने की रिपोर्ट 2015 में दर्ज थी, पर फाइल पर आखिरी नोट लिखा था, संभावित आत्महत्या, केस क्लोज्ड। अमल ने फाइल बंद करते हुए कहा, आत्महत्या की रिपोर्ट तब बनाई जाती है जब कोई तलाशना बंद कर देता है, पर मैं किसी को तब तक मरा नहीं मानता जब तक उसकी कहानी खत्म न हो जाए। वो कुर्सी से उठा, खिड़की पर गया और बोला, पिद्दू, याद है चाय वाले ने कहा था उस रात एक औरत दौड़ती हुई स्टेशन से निकली थी, गले में सुनहरी चैन भी थी? हाँ, वही जो बक्से में टूटी मिली थी। तो वो वही थी, नीलम। और अगर वो उस रात वहां थी तो उसने रमेश को मरते देखा, या शायद मरवाया। हमें रेलवे कॉलोनी चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम रेलवे कॉलोनी पहुंचे। पुरानी झुग्गियों की कतार में एक बूढ़ी औरत ने हमें पहचान लिया। आप जासूस साहब हैं ना? रमेश के मरने के बाद से कोई यहाँ आया ही नहीं। अमन ने धीरे से पूछा, क्या आप नीलम नाम की किसी औरत को जानती थी? बूढ़ी ने सिर हिलाया। हाँ, पर वो तो शहर छोड़ गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे फिर से देखा, रात को स्टेशन की तरफ जाती हुई। उसके हाथ में वही सफ़ेद छड़ी थी। मैं चौंक गया। सफ़ेद छड़ी? अमन का चेहरा तन गया। मतलब वही छड़ी जो हमारे अंधे गवाह के पास है। कुछ देर बाद हम वापस दफ्तर पहुंचे। अमन ने मेरी ओर देखा। पिद्दू, अगर नीलम उस रात स्टेशन पर थी तो क्या यह भी संभव है कि अंधा गवाह सच में अंधा नहीं? मैंने हकबका कर कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि उसने जो कुछ सुना बताया वो शायद देखा भी था, बस खुद को अंधा बताकर सच से बचाना चाहता था। अमन ने मेज पर चाय का कप रखा और धीरे बोला, मुझे उस आदमी से दोबारा मिलना हो। शाम को वही कांस्टेबल आया। साहब, वो अंधा यानी रामसुख आपको फिर से मिलना चाहता है। कहता है कि उसे कुछ याद आया है। अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे याद नहीं आया है, डर ने उसे बुलाया है। थोड़ी देर में रामसुख अंदर आया। इस बार उसकी चाल उतनी कमजोर नहीं थी। अमन ने ध्यान से देखा। उसकी सफेद छड़ी की नोक पर हल्की मिट्टी थी, वही मिट्टी जो गोदाम में पाई गई थी। अमन ने कहा, बैठिए रामसुख।
आपको फिर कुछ याद आया? रामसुख ने घबराते हुए सिर हिलाया। हाँ साहब, याद आया। वो रात मैंने सब सुना था, अमन ने शांत स्वर में कहा। या देखा था? रामसुख चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अंधे नहीं हैं रामसुख। आपने खुद वो सब देखा था और इसीलिए उस रात जब हम गोदाम पहुंचे आपका डर आंखों में था, ना कि कानों में। रामसुख पसीने से भीग गया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अमन आगे झुका। किया नहीं, पर किसी के लिए किया। कमरा अब सन्नाटे में डूब गया। अमन ने उसकी सफेद छड़ी उठाई। उसकी पकड़ में एक छोटा सा दरार था। अंदर से कुछ निकला, एक सोने की चेन का टुकड़ा। रामसुख का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। नीलम ने तुम्हें पैसे दिए थे, है ना? अमन ने कहा, ताकि तुम उसे छिपा सको और जब वक्त आए उसके कहे अनुसार बयान दो। रामसुख की आवाज कांप उठी। साहब, वो औरत कहती थी कि उसे इंसाफ चाहिए। किशोर लाल ने उसके साथ धोखा किया है। वो बदला चाहती थी और रमेश सब जानता था। उसने कहा था अगर वो मरा तो सच छुप जाएगा। अमन ने कहा, पर सच कभी छिपता नहीं रामसुख, वो बस वक्त का इंतजार करता है। अमन ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। लखनपुर की हवा में धुंध फिर तैर रही थी। उसने कप उठाया, चाय की एक गहरी चुस्की ली और कहा, पेद्दू, अब वक्त है नीलम से मिलने का। इस बार आंखों में आंखें डालकर। शाम के 6 बज चुके थे। लखनपुर थाने की बत्तियां जल चुकी थीं और हवा में ठंडक धीरे धीरे उतर रही थी। जासूस अमन अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे जब दरवाजा खुला और अंदर आए इंस्पेक्टर शुक्ला। मोटे फ्रेम वाला चश्मा, कड़क मूछें और हमेशा की तरह थोड़ी झंझलाहट चेहरे पर। अरे अमन बाबू, उन्होंने कुर्सी खींचते हुए कहा, आपके इस केस ने तो पूरे थाने का नाक में दम कर रखा है। कभी अंधा गवाह, कभी औरत, कभी पुरानी कंपनी, ये सब क्या चल रहा है? अमन मुस्कुराया। चल नहीं रहा शुक्ला जी, खुल रहा है। और जब सच खुलता है तो थोड़ा शोर तो होता ही है। शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा, आपका ये सच हर बार पुलिस की नींद उड़ा देता है। अमन ने चाय रखी और गंभीर स्वर में कहा, नीलम जिंदा है शुक्ला जी। शुक्ला चौंक गए। क्या कहा आपने? हाँ, अमन बोला, वो औरत जिसने 5 साल पहले खुद को मरवा दिया था अब किसी और नाम से इसी शहर में रह रही है। और अगर मैं गलत नहीं तो वही इस सारे खेल की संचालक है। शुक्ला ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो देर किस बात की, चलिए पकड़ते हैं उसे। अमन ने हाथ उठाया, नहीं, वो खुद आएगी। रात लगभग 9:30 बजे का समय हो चला था। हमारे दफ्तर में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और चाय की हल्की भाप। अमन अपनी मेज पर बैठा था और शुक्ला जी के पास में खड़े थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी मगर दृढ़। अमन ने कहा, दरवाजा खोलो पिद्दू। मैंने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी एक औरत, करीब 50 साल की, चेहरा ढका हुआ पर आंखों में तूफान। उसके गले में टूटी हुई सोने की चेन दोबारा जुड़ी हुई थी। आप नीलम? अमन ने पूछा। वो धीरे धीरे बोली, हाँ, मैं नीलम। और मुझे पता है आप क्या ढूंढ रहे हैं। अमन ने शांति से कहा, मैं सच्चाई ढूंढ रहा हूं, जो 5 साल पहले एक झूठ के नीचे दब गई थी। नीलम ने कुर्सी खींची और बैठ गई। सच, उसने कहा, सच तो यह है मिस्टर अमन कि इस दुनिया में औरत अगर इंसाफ चाहे तो उसे पापिन कहा जाता है। शुक्ला जी बोले, आपको मौका दिया गया था, अदालत थी, कानून था। कानून
नीलम की आवाज़ ऊंची हो गई। जब मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरा नाम पर कंपनी बनाकर मेरा सब कुछ हड़प लिया, तब कोई कानून नहीं आया। और जब मैंने सच बोलना चाहा तो सबने कहा औरत का मामला है, घर की बात है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अमन ने धीरे से कहा, और रमेश? नीलम की आंखों में आंसू चमके। वो मुझे रोकना चाहता था, कहता था मत करो नीलम, इससे सब बर्बाद हो जाएगा, पर मैं रुक नहीं पाई। उसने मुझे डराने की कोशिश की और झगड़ा हुआ। अमन ने आगे झुकते हुए कहा, और तुमने उसे धक्का दे दिया? नीलम ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। वो गिरा और पीछे से लोहे की छड़ में उसका सिर लग गया। मैं भागी, राम सुख ने मुझे छिपाया और फिर मैंने खुद को मरी हुई दिखा दिया। शुक्ला जी ने गहरी सांस ली। तो आपने अपने गुनाह का बोझ 5 साल छुपाया? नीलम ने कहा, गुनाह नहीं, इंसाफ का इंतजार। अमन ने धीरे से कहा, नीलम, इंसाफ छिपकर नहीं मिलता, वो सामने आकर अपनी सजा खुद स्वीकारने से मिलता है। नीलम ने सिर झुका लिया। क्या मुझे जेल होगी? अमन ने उसकी ओर देखा। कानून जो कहेगा वही होगा, पर अब तुम सच बोलकर आधा अपराध मिटा चुकी हो। शुक्ला जी ने आगे बढ़कर कहा, चलो, चलिए थाने आप। नीलम उठी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे कोई भारी पत्थर उसके दिल से हट गया हो। वो दरवाजे से बाहर गई और उसके पीछे सिर्फ टूटी हुई चेन की हल्की खनक रह गई। अमन ने खिड़की से बाहर झांका। लखनपुर की सड़कें फिर धुंध से भर रही थीं। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और बोला, पिद्दू, केस खत्म नहीं हुआ। अंधे गवाह ने सच बोला, लेकिन अधूरा। अब हमें ये जानना है कि 5 साल तक वो औरत कहाँ थी और उसके पीछे कौन था जिसने इस झूठ को जिंदा रखा। शुक्ला जी मुस्कुराए। मतलब फिर से शुरू हो गया आपका खेल अमन बाबू? अमन ने मुस्कुरा कर कहा, खेल नहीं शुक्ला जी, सच की अगली गवाही। नीलम को पुलिस हिरासत में लिए हुए 2 दिन बीत चुके थे। लखनपुर में मामला अब लोगों की जुबान पर था। वो औरत जो मरी नहीं, वो चौकीदार जो सच छिपा गया, और वो जासूस जो सब जानता है। पर जासूस अमन के दिमाग में कहानी अब भी अधूरी थी, क्योंकि सच्चाई का सबसे अहम हिस्सा वो 5 साल अब तक किसी ने नहीं बताए थे। अगली सुबह मैंने अमन को खिड़की के पास खड़े देखा। उसकी चाय ठंडी हो चुकी थी और उसकी नज़रें उस पुराने फोटोग्राफ पर टिकी थी जो अब भी उसकी मेज पर पड़ा था। अमन, मैंने कहा, नीलम ने सब कबूल कर लिया है, अब और क्या बाकी है? अमन ने धीरे से कहा, कबूलनामे सच्चाई नहीं होते बिंदु, कभी कभी वो सिर्फ डर से दिए गए जवाब होते हैं। मुझे ये जानना है कि उन 5 सालों में नीलम को किसने छिपाया और क्यों, और उसने अब सच बोलना क्यों चुना। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। इंस्पेक्टर शुक्ला अंदर आए। अमन बाबू, उन्होंने कहा, आपके लिए एक खबर है। उस अंधे राम सुख के घर में आग लग गई। अमन ने तुरंत कहा, कोई घायल? नहीं, शुक्ला बोले, वो खुद ही गायब है, सारे कागज जल गए। अमन की आंखें सिकुड़ गई। यानी जिसने इस कहानी की शुरुआत की वो अब खुद अंत छिपा रहा है। हम तीनों जल्दी से उस जले हुए घर पहुंचे। चारों ओर धुआं और राख थी, पर अमन की नज़र किसी और चीज पर थी। वो झुककर जमीन से एक अध जला कागज उठाता है जिस पर आधा लिखा था, महोदय, 5 साल पहले जिस औरत को मैंने छिपाया,
शुक्ला जी ने हैरानी से कहा, मतलब रामसुख ने किसी को पत्र लिखा था? अमन ने कहा, हाँ, और वो पत्र भेजने वाला नहीं था बल्कि भेजने से रोकने वाला था। मैंने पूछा, मतलब? अमन ने कहा, इस पत्र में वह कबूल करना चाहता था कि नीलम को उसने किसी के कहने पर छिपाया और वही कोई अब उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता था। शुक्ला बोले, तो उस किसी का नाम क्या है? अमन ने धीरे से कहा, सुरेंद्र खन्ना। रात को जब हम सुरेंद्र खन्ना के बंगले पहुंचे, दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। अमन ने टॉर्च जलाई। कमरे में मेज पर चाय का प्याला रखा था, ठंडा। वो यहाँ था, अमन बोला, अभी अभी गया है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, कहीं नहीं गया मैं, जासूस अमन। हमने मुड़ कर देखा। सुरेंद्र खन्ना दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में रिवॉल्वर, चेहरा थका हुआ मगर आंखें तेज। शुक्ला जी ने कहा, हथियार नीचे रख दो खन्ना। खन्ना हंसा, अब क्या फर्क पड़ता है, आप लोग आए ही हैं मुझे गिरफ्तार करने। अमन शांत था। किस बात के लिए सुरेंद्र? खन्ना की आवाज कांप उठी। नीलम के लिए, उस औरत के लिए जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। अमन ने कहा, या तुमने उसे बर्बाद कर दिया? खन्ना ने चीख कर कहा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, कहती थी कि कंपनी उसके नाम कर दूं वरना सच सबके सामने ला दूंगी। मैंने उसे गायब कराया, राम सुख की मदद से। वो सब तुम्हारी आंखों के सामने था, बस मैंने कहानी उलट दी। शुक्ला जी आगे बढ़े, यानी वही तुम्हारा साथी था? हाँ, खन्ना बोला, और जब उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया, मैंने उसका घर जला दिया। अमन ने धीरे से कहा, तुमने उसे नहीं जलाया सुरेंद्र, अपने अंत को जलाया है। खन्ना चुप हो गया। अमन ने पास जाकर कहा, कानून के सामने देर सबेर सब झुकते हैं। तुमने अपने लालच से 2 जिंदगियां बर्बाद की, नीलम और रमेश की। अब तीसरी नहीं होगी। शुक्ला जी ने आगे बढ़कर हथकड़ी लगा दी। 3 दिन बाद लखनपुर का माहौल शांत था। थाने के बाहर रिपोर्टर, अंदर नीलम और अमन आमने सामने। नीलम की आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसने धीरे से कहा, क्या अब मुझे सजा मिलेगी? अमन ने चाय का कप रखते हुए कहा, शायद, पर तुम अब अपराधी नहीं हो क्योंकि तुमने सच बोला। जब सबने झूठ खरीदा था। वो खिड़की की ओर मुड़ा। धुंध छट चुकी थी और लखनपुर की ठंडी हवा अब साफ थी। देखो पिद्दू, उसने कहा, हर शहर में कुछ लोग धुंध में छिपे रहते हैं और मेरा काम बस यही है कि उस धुंध को हटाकर लोगों को उनके साए दिखा दूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और फिर चाय की एक चुस्की। अमन हंसा, हाँ, क्योंकि हर रहस्य का अंत एक कप चाय से बेहतर कुछ नहीं। लखनपुर की धुंध उस दिन छटी जरूर थी, पर अमन जानता था रहस्य कभी मरते नहीं, बस अगली कहानी का इंतजार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।